So if you are having a tangent and you are having a radius, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपने जब एंगल चेक किया होगा तो इनका एंगल हमेशा 90 डिग्रीज रहेगा. The angle would always be 90 degrees. Now carrying this forward, तो हम दूसरे साइड पर भी अगर नोटिस करें तो हमारे पास एक टेंजेंट है and we have a radius attaching itself with this tangent. तो रेडियस और टेंजेंट अगर अटैच हो जाएं तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री बन जाता है. Now moving forward, if we have two tangents, as you can see over here, we are having two tangents. तो हमारे जो दोनों tangents हैं उनकी length exactly same रहेगी. उसका reason ये है that both of these tangents are originating from the same point, which is point x. तो अगर सेम पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी एंड इट वोंट बी डिफरेंट एट एनी केस. तो हमारे जो दोनों टेंजेंट्स हैं यहाँ पर उनकी लेंथ गिवन है एज यू कैन सी, which is 7 centimeter in this case. So it could be like different than this one as well. लेकिन दोनों टेंजेंट्स में सेम वैल्यू आना जरूरी है. Moreover, we can also add up a condition कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो हम एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेंगे that these two angles over here are going to be supplementary. तो ये एक मजीद आपने प्रॉपर्टी ऐड कर ली है इसी केस में that if we are having two tangents being originated from the same point, तो हमारे ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को याद होगा सप्लीमेंट्री क्या होता है. हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस किया था दैट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज व्हिच आर हैविंग द सम एज प्रॉपर 180 डिग्रीज. तो हमारे दोनों एंगल्स का सम यहाँ पर 180 डिग्रीज बन जाएगा एंड दैट वुड हेल्प देम नेम एज supplementary angles. Now moving forward, we have the sixth and the last property which states that if we are having 2 points on the circumference and they are originating an angle on one side like over here and they are originating another angle on the other side right over here, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल वैल्यू रखेंगे एंड दे वुड हैव द सेम एंगल व्हिच इज 70 इन दिस केस. तो इस केस को हम कहते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट और इसको बहुत ऑफनली स्कूल्स में बटरफ्लाई प्रॉपर्टी के नाम से भी कवर करवाया जाता है. नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि ये प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट हैंड में अप्लाई नहीं करनी है बिकॉज most of the times you would end up losing marks because of this property. क्योंकि आपको फील होगा कि लाइक आपके जो सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं वो बन रहे हैं लेकिन रियलिटी कुछ और होगी. एग्जामिनर भाई जो हैं हमारी इन लाइंस के ऊपर कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं लाइक ओवर हियर वो कह देंगे ये पॉइंट O है. तो अगर ऐसे एक पॉइंट आ गया लाइंस के ऊपर तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं रहेगी एंड इट वुड बी नल एंड वॉइड. तो इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने मार्क्स लूज कर जाते हैं ऑन दिस प्रॉपर्टी. तो आपने क्या करना है, आपने पहले बाकी जो 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको अप्लाई करना है. इफ यू आर अप्लाइंग देम एंड यू आर नॉट गेटिंग द आंसर ओनली देन यू वुड अप्लाई दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अदरवाइज आपने फर्स्ट हैंड में जंप करके डायरेक्टली सेम सेगमेंट से एंगल्स फाइंड आउट नहीं करने. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we have the parallel lines. सबसे पहले ये समझ लें कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. तो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनकी मूवमेंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल साइड बाय साइड रहेगी और ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. दे वोंट कट देमसेल्व्स और ईच अदर एट एनी गिवन पॉइंट. तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं and they would always move in a straight pattern side by side. तो ये होती हैं parallel lines. अब parallel lines में कुछ properties हैं हमारे पास like I have these two lines going side by side to one another and I have slashed them from the center by a slanted line. अब इस slanted line ने कुछ angles produce किए होते हैं like over here we have these two angles. तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज फिगर आउट करने के लिए एग्जामिनर कुछ प्रॉपर्टीज यूज करवाते हैं आपसे
like I am having a z property over here, और z प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको कहीं पे भी z बना हुआ नजर आ जाए तो एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज द इंटीरियर एंगल्स ऑफ z और द ऑल्टरनेट एंगल्स इन अ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस के अंदर ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होंगे, और आसान तरीका ये है कि आपने बस z को चेक करना है। इफ यू सी सम z बीइंग फॉर्म्ड, तो वहां पर आपके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो डायरेक्टली इक्विवेलेंट हो जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव दीज टू पैरेलल लाइंस एज वेल, और इन दोनों पैरेलल लाइंस में हमारे पास कुछ इंटीरियर एंगल है, दैट इंटीरियर एंगल पेयर इज गोइंग टू बी सप्लीमेंट्री इन ईच केस। तो यहाँ पर हमारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 बन जाएगा, और आप उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव पैरेलल लाइंस ओवर हियर एंड वी हैव अ लाइन स्लैशिंग देम थ्रू। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों लाइंस के ऊपर और आपकी स्लांटेड लाइन के लेफ्ट साइड पर एंगल्स मौजूद हैं राइट ओवर हियर, एंड दीज एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल इन ईच केस। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास एंगल्स आ रहे हैं एट सेम लोकेशन तो उनको हम कंसीडर करते हैं एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड दे वुड हैव द एग्जैक्ट सेम वैल्यू। कंडीशन ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर केस में नोटिस करें तो पैरेलल लाइंस के ऊपर और स्लांटेड लाइन के लेफ्ट साइड पर आपको एंगल्स गिवन हैं दो, तो ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशंस पर हैं, सिमिलर लोकेशंस पर हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे विल हैव द एग्जैक्ट सेम वैल्यू, और प्रॉपर्टी का नाम बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट वन एंड इन फैक्ट द इजीएस्ट वन, तो ये प्रॉपर्टी आपको बता रही है कि अगर मेरे पास x फॉर्मेशन हो जाए, लाइक ओवर हियर इफ यू सी वी हैव x बीइंग फॉर्म्ड, तो x अगर फॉर्म होता है तो उस x में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो दीज टू एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल अंडर द कंडीशन ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये प्रॉपर्टी आप हमेशा पैरेलल लाइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन पैरेलल लाइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इफ आई हैव एन x फॉर्मेशन ओवर हियर, और इस x फॉर्मेशन में मेरे पास एक एंगल गिवन है as 75 degrees and I am asking you about this angle, तो ये एंगल भी मेरे पास 75 डिग्रीज हो जाएगा अंडर द कंडीशन ऑफ सेम वर्टिकल एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या सेम वर्टिकल एंगल्स हमेशा आपको x फॉर्मेशन में नजर आएंगे और इनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ द एग्जामिनर आस्क यू अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल, तो ये फिगर आउट करना भी काफी इजी है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, एंड सिंस वी आर ऑलरेडी हैविंग 75 degrees on one side of this straight line, the other side would directly be 180 minus 75 degrees, and that would end up giving you as 105 degrees as your answer. तो इस तरीके से आपकी जो पैरेलल लाइंस हैं वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज कवर कर चुकी हैं। नाउ वी आर डन विद ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज इन एंगल प्रॉपर्टीज एंड सर्कल थ्योरम्स। तो अब हम जा रहे हैं पास्ट पेपर्स की तरफ, और पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस करने के बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो let me know if you can see the screen now. Yes, can you people see the screen? Yes, sir. ओके परफेक्ट। तो अब हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पैरेलल लाइंस मोर इम्पॉर्टेंटली, और यहाँ पर सर्कल प्रॉपर्टीज यूज नहीं हो रही हैं, इंस्टेड वी आर यूजिंग द कंडीशंस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले मुझे पूछा गया अबाउट AED।
मुझे AED फिगर आउट करना है एंड AED इज राइट ओवर हियर। तो इस एंगल को मुझे फाइंड करना होगा। नाउ इफ यू कैन सी वी आर हैविंग an isosceles triangle, so this angle and this angle are going to be equivalent। तो ये एंगल्स बन गए इक्वल और मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एज 65 degrees। Now can any one of you tell me the angle over here? 50, very good। So this is going to be 180 degrees minus 65 plus 65। तो इन दोनों एंगल्स को मैंने कर दिया है ऐड और फिर कर दिया है सब्ट्रैक्ट विद 180 and that ends up giving us 50 degrees as the answer। Now moving forward we have the next case which is for DAB। तो आपने अगर DAB figure out करना है which is right over here। तो इस एंगल को मुझे फाइंड करना है। what I am going to do over here is I am going to take up the condition of Z। If you see we have a Z formation over here क्योंकि ये parallel lines है। we have got parallel lines over here, this one and this one are parallel lines, so they can be like implied under the condition of Z formation। और इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर एंगल आ जाएगा as 65 just like this one which was 65 as well। So we'll end up getting 65 degrees as our final answer over here। कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जामिनर आपसे सिर्फ एक आंसर डिमांड करते हैं। तो अगर कभी आपको मौका लगे किसी से चीट करने का तो आप चीट भी कर सकते हैं, ऑल्दो कोशिश यही करनी है कि खुद अपनी मेहनत से पेपर करके आए। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं लिखी, सिर्फ आंसर देखकर लिख दिया या पूछकर लिख दिया तो भी आपको फुल मार्क मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क का ही क्वेश्चन असेस होता है और एग्जामिनर आपको 1 मार्क डायरेक्टली रिवॉर्ड करते हैं ऑन टू योर आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेक्स्ट केस व्हिच इज फॉर BCD। अब BCD फिगर आउट करना है तो BCD इज एक्चुअली दिस एंगल राइट ओवर हियर। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। व्हाट वी नीड टू डू इज we need to use the property of interior angles। If you see we have this particular angle given as 135। these two lines are already parallel to one another and now what we see over here is that we are going to find out this particular angle। और इस एंगल को फाइंड करना काफी इजी है because of the interior angles। what we just need to do is we need to consider them as supplementary। so this one is 135, this one is X and they'll add up to 180 degrees। can any one of you tell me the final answer for BCD? Okay, it's 45 degrees and that is by interior angle in parallel lines। By the way, this is the symbol for parallel lines। तो अगर कभी आप parallel lines को short form में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। I'm also writing down all other properties as well। तो DAB हमने find किया था by Z formation। Yeah, it will add up to 360। तो आप 360 डिग्री से भी होगा फाइंड कर सकते हैं अपना एंगल। It would turn out to be 45 again। Let me just show it to you। आपका ये एंगल बनेगा 135। This angle is going to be 65। Now if you add up all these angles 135, 65, 135 and X, that would give you the answer of
360, तो आपने बस इनको एड अप करना है एंड सब्ट्रैक्ट करवाना होगा 360 से, एंड दैट वुड गिव यू द आंसर एज 45 अगेन. बट वी वुड अवॉइड लॉन्गर मेथड्स. हम शॉर्टर और इजियर मेथड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं because they are like less tentative towards losing marks. Now DAB was figured out by alternate angles and AED was found by angles in isosceles triangle. Now on to the last one, which is to figure out ABC as reflex. Now ABC is right over here and we need to find this particular angle as reflex. तो आप लोगों से शेयर किया गया था ट्रिग्नोमेट्री में कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं. Just give me a second please. Okay, so you people were told about the reflex angles. So reflex angles basically अपना valuation रखते हैं more than 180 up until 360. तो जब भी कभी आपको reflex angle formulate करना हो तो आपने बस एक काम करना है और वो ये that you need to subtract that particular value by 360. तो आप 360 से उस particular angle को अगर subtract कर देंगे तो आपके पास उसी angle का reflex आ जाएगा. Like ABC has already been provided as 135. तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 135 और 360 को subtract करवाना है and you would end up getting your value of reflex ABC. Can anyone of you tell me the value? By the way, all the students who are in O levels are not allowed to use calculator in this. तो आपको mental calculations ही करनी है, जबकि IGCSE और Edexcel board वाले students calculator use कर सकते हैं. So this particular angle is going to be 225 degrees. Now we are done with all four angles over here. Now moving forward on to the next question, which is from circle properties. Now this one is very important और ये question जो है बहुत oftenly assess किया जाता है, like related to circle properties काफी often questions आपको नजर आएंगे और पेपर 1 में लाजमी एक पार्ट आपको नजर आएगा for circle properties और हर साल एक पार्ट लाजमी आता है. if in case ये पेपर 1 में assess नहीं होगा तो पेपर 2 में इसको ये बंडल अप करेंगे विद ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन. तो you'll definitely get 3 to 4 marks combined in paper 1 और paper 2. Usually paper 1 में ही assess होता है. So now starting up with this particular part, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल है DAC. So we have the angle DAC over here और DAC में आपने figure out करना है the angle which is right over here. तो ये एंगल आपने फिगर आउट करना है. यू नीड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू. तो अब सबसे पहले आपने प्रॉपर्टीज को जहन में रखना है. यू हैव ऑल दोज प्रॉपर्टीज विद यू. तो यहाँ पर हमारे पास एक टेंजेंट गिवन है. वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ टेंजेंट एंड दे आर सेइंग दैट दिस इज आवर सेंटर एंड दिस वाज द डायमीटर. तो यहाँ पर हमारे पास एक डायमीटर है. इफ यू सी वी हैव द एंगल बीइंग फाउंड बाय अ डायमीटर. तो आप में से कोई बता सकता है मुझे इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या होगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू फॉर दिस एंटायर एंगल? 90 degrees. 90 degrees. Very good. So we are having 90 degrees over here and the right part had been given to us as 38 degrees और हमने फाइंड करना है लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? For this particular side, what you just need to do is you need to subtract 90 and 38 and that would give you the answer as
52 degrees. तो आपके पास आ जाएगा 52 degrees as your answer. Very good हुदा. 52 degrees मेरे पास आ गया मेरा आंसर. और अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट केस की तरफ, but I'll still pen down the property, which is the angle formed by diameter. Now, although you people are not required to write down the properties, लेकिन it is like better to have the record of properties. जब आप practice कर रहे हैं तो property लाजमी लिखें ताकि आप लोगों को remind और like recap होता रहे properties का. लेकिन अगर आप पेपर में हैं तो properties लिखना लाजमी नहीं है. Although I would recommend कि आप properties लिख लें पेपर में भी, but it's not compulsory. तो आप marks lose नहीं करेंगे अपने प्रॉपर्टीज मिस करने पर, बिकॉज इट इज जनरली फॉर 1 मार्क, जो कि सिर्फ आंसर पे ही डिलीवर होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है टू फाइंड द एंगल DBC. तो DBC मुझे फिगर आउट करना है और DBC लाई कर रहा है राइट ओवर हियर. सो दिस इज माय एंगल DBC. अब DBC फाइंड करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से पहली प्रॉपर्टी हो सकती थी रिगार्डिंग द डायमीटर एंड टेंजेंट हैविंग 90 डिग्रीज. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कुछ पोर्शन यहाँ पर मौजूद है विच आई हैव नो आइडिया ऑफ, और बाकी पोर्शन हमें यहाँ पर गिवन है विच इज टू बी फाउंड. तो हमारी डायमीटर या रेडियस वाली जो प्रॉपर्टी थी विच इज हैविंग 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. सो वी विल स्किप दिस वन आउट. फिर एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है फॉर द ट्राइंगल. तो ट्राइंगल हम कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल भी इम्प्लाई नहीं हो रहा. सो व्हाट वी आर ओनली लेफ्ट विद इज द एंगल इन सेम सेगमेंट. If you see, we have D and C over here, and they are creating an angle at point A, and they are also forming an angle over here at point B. So this is your butterfly property or angle in same segment. तो जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर फिगर आउट की है राइट ओवर हेयर, वही वैल्यू आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होगी because of the angle in same segment, and that would end up giving the same answer for part B just like part A. तो part A और part B का आंसर exactly same आ जाएगा, and that would be 52 degrees. प्रॉपर्टी लिखना नहीं भूलिएगा, it is angle in same segment. Now coming to the last part, which is to figure out the angle CBQ. तो CBQ हमारे पास एंगल है right over here, this one. Now as you would have remembered, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था that we have this radius and tangent going together and forming angle of 90 degrees. 90 degrees form कर चुके हैं ये दोनों, और मेरे पास यहाँ पर एंगल 52 आ चुका है. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू फिगर आउट दिस एंगल ओवर हियर. तो CBQ फाइंड करना अब मेरे लिए बहुत इजी है. आई हैव गॉट द एंटायर एंगल एज 90. द लेफ्ट साइड हैज ऑलरेडी बीन फाउंड एज 52. सो द रिमेनिंग एंगल वुड बी 38 degrees. Very good, Huda. So that would be 90 minus 58 degrees, delivering an answer of 32 degrees. And that is by angle between radius and tangent. Angle between radius and tangent, which was 90 degrees, could also be used between diameter and tangent. So diameter और tangent में भी 90 degrees का ही angle होता है. If you see over here, we have a diameter and we have a tangent. तो इन दोनों के बीच में एंगल वैसे ही 90 डिग्री होगा जैसे रेडियस और टेंजेंट के बीच में था. So this is how you would figure out your answers. Now before moving on to the next condition, on to the next question, I need a confirmation from you people. If you all are perfectly clear with all the conditions over here,
या किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें. Yes, anyone of you having any sort of query with anything over here? No, sir. Clear. Okay, perfect. तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज फॉर सर्कल प्रॉपर्टी एज वेल, एंड दिस इज फॉर सर्कल थ्योरम्स. यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला पार्ट है टू फिगर आउट AOC. तो AOC मुझे फिगर आउट करना है, विच इज right over here. So this is the angle I need to figure out. Now what I am going to do is I'm going to pick this up as a triangle and I'm going to figure out this particular angle first. मैं ये angle find करने की कोशिश करूंगा, and since this is a triangle formed by radius, तो हमारे पास ऊपर वाला angle भी same value के साथ आ जाएगा over here, and then we'll be able to find this angle right away. तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले ये बॉटम एंगल फिगर आउट करना है राइट ओवर हियर, और इसके लिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है एक रेडियस और साथ में मौजूद है एक टेंजेंट विच इज क्रिएटिंग 90 डिग्रीज. तो यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री मौजूद है. आई जस्ट नीड टू फिगर आउट दिस एंगल. सो इट इज गोइंग टू बी 90 minus 68 and that would give you 22 degrees. अब 22 डिग्रीज मेरे पास बॉटम पे है, 22 डिग्रीज ही मेरे पास टॉप पर भी होगा because of isosceles triangle. And now what I'm going to do is I'm going to pick this triangle up and I'm just going to subtract both of these values with 180. So 180 subtracted with 22 and 22 would end up giving you the answer as 136 degrees. Yes, anyone of you having any sort of query with this? कोई प्रॉब्लम किसी को? Okay, now moving forward, तो अब हम जा रहे हैं लास्ट पार्ट की तरफ. फ्रॉम दिस क्वेश्चन we have this angle as 136. Now I need to figure out AEC. तो AEC मुझे फाइंड करना है, which is the angle over here. What I just need to do is I need to remind myself of the fifth property, which was telling me that the tangents formed by same line are going to be of equal value. वहां पर हमने एक केस और कवर किया था, that if we have something like this, तो ये एक काइट बन गई है और मेरे पास जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. सो दिस पर्टिकुलर एंगल ओवर हियर इज 136 and this one is x. I'll just add them up to create 180 degrees. तो आपने क्या करना है, आपने 136 और x को एड अप करना है and you'll end up getting 180. So it turns out to be 44 degrees. I hope this is perfectly clear. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें, otherwise we'll move on to the next part. Yeah, you can do it with the chord as well. लेकिन it's not recommended to use the chord, क्योंकि chord से relevant हमारे पास properties बहुत like लिमिटेड हैं और chord को एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं मिलती इतनी एग्जामिनर की तरफ से. एग्जामिनर भाई जो हैं वो जरा खफा से हो जाते हैं हमसे फिर. तो हमने कोशिश यही करनी है कि जो 6 to 7 प्रॉपर्टीज हमने सर्कल से रिलेटेड पढ़ी हैं उन्हीं को यूज करते हुए चलें या फिर पॉलीगॉन्स को यूज कर लें एट मैक्स. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है बहुत सारी पैरेलल लाइंस ऑन द वेरी राइट साइड. तो मेरे पास पैरेलल लाइंस आ गई हैं राइट ओवर हियर एंड दीज पैरेलल लाइंस आर हैविंग सम एंगल्स विद इन. तो यहाँ पर कुछ एंगल्स भी हैं. व्हाट आई एम हैविंग ओवर हियर इज 74 डिग्रीज. आई नीड टू फाइंड दिस y, दिस x एंड दिस z ओवर हियर. तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले फाइंड करना है x को. सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x? कोई बता सकता है x की वैल्यू क्या होगी? 106.
106 नो 106 नहीं होगा, इट वुड बी 40. 40. वेरी गुड. तो मेरे पास यहाँ पर एक एंगल है विच इज x और दूसरे साइड पर एंगल है 140. इफ यू सी दीज टू आर इंटीरियर एंगल्स. तो ये दोनों हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं. एंड व्हाट वी हैव रेड इज दैट बोथ ऑफ द इंटीरियर एंगल्स वुड ऐड अप टू 180. तो हमारे पास 180 डिग्रीज हो जाएगा इक्विवेलेंट विद x and 140. We'll flick this 140 to the left and we'll end up getting 40 as the value of x. So x is equals to 40 degrees. Now moving forward, we need to write down the property as well. So the property is interior angles are supplementary. Now moving forward on to the next part. तो next part हमें ये कह रहा है that I need to figure out the value of y. तो अब y फाइंड करना है. y फाइंड करने के लिए आपको ये एंगल निकालना होगा. Can anyone of you tell me what would be the value of y? 74. Very good. This is 74 by the condition of z property. तो अब z property लग गई है यहाँ पर and you see that we have 74 on the top interior angle. You would have 74 on the bottom interior as well, and that would give you 74. The condition is that alternate angles are equal. So that is 74 degrees. Now moving on to the last part, which is inquiring us about z. So अब z find करना बहुत easy है. We have y as 74, x as 40, and I need to find the value of z. तो z मुझे figure out करना होगा. It is going to be 360 minus 74 and 40, and that would give you a value of 246. Very good, Huda. So all of the three angles have been figured out. Now we are done with the first 4 questions of circle properties and angles. Now we are on to the last one, which is again of circle properties. तो ये सर्कल से रेलेवेंट आखिरी क्वेश्चन है हमारा और इनफैक्ट इस चैप्टर का भी. तो मुझे फिगर आउट करना है DEF. What I'm going to do over here is that I'm going to find the value of DEF. तो मुझे ये एंगल फाइंड करना होगा right over here. Now what you need to do is you need to use all of your properties present in the ब्रेन. जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं उन सबको यहाँ पर वन बाय वन अप्लाई करके चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लाई हो सकती है और उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर. सो इफ यू सी ओवर हियर वी हैव दिस शेप right over here. Okay, very good, Ramsha. You've got the answer right away. It's basically cyclic quadrilateral. आपके पास एक quadrilateral बन रहा है which is having all of its 4 sides present on the edges. तो चारों sides हमारे पास corners पर मौजूद हैं और इन्हीं conditions को use करके मैंने find करना है अपना angle right over here. So if you remember हमने ये पढ़ा था that the opposite angles are supplementary in a cyclic quadrilateral. So we have the top angle as 57, the bottom angle would be x. और मैंने सिर्फ subtraction करनी है for 180 and 57.
and that would be 123. तो 123 degrees आपका final answer हो जाएगा right over here. Now moving on to the next case, which is to figure out the value of FBD. तो अब FBD मुझे find करना है, which is this particular angle over here. Now can any one of you tell me कि कौन सी property apply होगी? By the way, this angle is 123 already found. Yes, any one of you who could tell me what sort of property could be implied over here? I need to figure out this angle of FBD. Angles in a segment. Yes, angles in same segment apply कर सकते हैं, लेकिन angles in same segment apply नहीं करना है. हमारे पास एक और property भी है, and that is cyclic quadrilateral again. तो यहाँ पर आप notice करेंगे कि एक kite form हो रहा है, which is starting from B towards F and D and going towards E. तो ये एक cyclic quadrilateral आपने use करना है. Angle in same segment use नहीं करेंगे. Condition क्या है? Problem ये आ रहा है that if you see, we have this point O marked over here. तो आप अगर एंगल इन सेम सेगमेंट अप्लाई करते हैं तो आपने लाइन के बीच में एक पॉइंट को मिस कर दिया. सो दिस पॉइंट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ओवर हियर, और मैंने इसी पॉइंट को बेसिकली यूज करना था इन माय केस. जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर मेरे पास पॉइंट आ जाए लाइक एंगल इन सेम सेगमेंट के केस में, तो मैंने उस पॉइंट को देखते हुए एंगल इन सेम सेगमेंट अप्लाई नहीं करना है. यस, वी डू हैव द लाइक पॉसिबिलिटी टू यूज बटरफ्लाई प्रॉपर्टी खुदा, लेकिन हम बटरफ्लाई प्रॉपर्टी या एंगल इन सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ओ आ रहा है. सो दीज टू एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट, लेकिन पॉइंट ओ की वजह से हम थोड़ा सा एम्बिगियस हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई we are not going to use it. Instead, we would prefer the angles in cyclic quadrilateral. Now, coming to the working of it, it would be 180 minus 123 degrees, and that would give me the final answer as 57. Now, on to the next part, which is asking me about CFD. So I need to figure out CFD. It's right over here. Now, what you people can see over here is that I have a triangle being formed. यहाँ पर आप notice करें, आपके पास एक triangle बन गया है, and this angle is actually formed by diameter. Diameter से आपने ये angle form किया है, which is going to be 90 degrees. We already have this angle as 57, and this is your x. तो आप क्या करोगे? You just need to add up 57 with 90 and subtract it with 180, and that would land you the correct answer for this particular part. So it's 180 minus 57 plus 90, and that would be 33 degrees. Now, moving to the last part, we have AOF to be figured out. AOF. This angle is to be found. Now, can any one of you tell me what could be the condition? Yes, AOF कैसे find कर सकते हैं हम? किसी को कोई idea है? Okay, so Sir, yeah,
OCD का जो एंगल है एग्जैक्टली उसको फाइंड करके वर्टिकल ऑपोजिट है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। इफ यू सी वी हैव दिस लेंथ एंड दिस लेंथ एज इक्वल बिकॉज ऑफ रेडियस। नाउ आई विल से दैट इफ दिस वन इज 57, this one is going to be 57 as well, and that is going to be 57 over here. तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं which is going to be 180 minus 57 and 57. So that would end up giving you the answer as 66 degrees. So this angle is 66 degrees. This one is going to be 66 as well. तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते थे यहाँ पर, दैट अ ट्राइंगल विद रेडियाई इज ऑलवेज आइसोसेलेस। तो आपके दोनों एंगल्स आ गए 57, यू कैन फिगर आउट द थर्ड एंगल, और उसी से फिर आपने ऑपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है, एंड दैट वुड बी योर एंगल ओवर हियर बिकॉज ऑफ एक्स फॉर्मेशन। यहाँ पर आप नोटिस करें कि एक्स बन रहा है, सो वी हैव द कंडीशन ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो इफ वी आर इन एक्स, the vertically opposite angles are going to be equal, and that is our final answer as 66 degrees. Now I hope this is perfectly clear to everyone. अगर किसी को कोई problem, कोई query है तो पूछ लें, otherwise we are done with circle properties and its past papers. Yes, any one of you having any sort of query? Yes, Mina, are you perfectly clear? Okay, and Huda, Khatija, Ramsha, all of you are perfectly clear with everything? Yes, sir. Okay, perfect. तो हमारा जो सर्कल प्रॉपर्टीज है वो हो गया है कंप्लीट। अब हमने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट चैप्टर, and that is going to be chapter number 22. We are already done with all the chapters except mensuration, mensuration, statistics and transformations. तो 3 चैप्टर्स रह गए हमारे। I want you people to decide कि कौन सा चैप्टर करेंगे आप लोग। Just let me know, and then we'll begin with that chapter. Yes, you will have the recording, Mena. Okay, so we have a vote for mensuration. Any one of you having any other chapter in mind? We have statistics, transformation, and mensuration left. Okay, so almost all of you are saying mensuration, तो फिर mensuration start करते हैं। Now mensuration is basically one of the most difficult chapter, और इसमें सबसे बड़ा problem ये रहता है कि हमें formulas याद नहीं होते। तो formulas याद करना काफी technical है, यहाँ पर difficulty face करते हैं students formulas याद करने में। So what we are going to do over here is we are going to generate formulas out of the ones that we already remember. तो कुछ formulas हम बचपन से पढ़ के आए होते हैं। We have like the area of triangle, the area of a square and rectangle. We have that in mind. So those formulas are going to be used and they are going to be applied over here to make up new formulas. तो हम formulas याद नहीं करेंगे. I'm not going to give you a sheet of formulas to remember. तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट होने लगा है। वी आर गोइंग टू क्रिएट फॉर्मूलाज। तो आपको लॉजिक पता होगी कि कोई भी फॉर्मूला कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, सो दैट एट रियल टाइम अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं या आपसे मिक्सअप हो जाता है तो आपको वो फॉर्मूला बनाना आता होगा, एंड दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू सिक्योर योर मार्क्स। क्योंकि मेंसुरेशन में बस एक ही प्रॉब्लम होती है, दैट ईदर द स्टूडेंट्स लाइक फॉरगेट द फॉर्मूला और दे मिक्स अप द फॉर्मूलाज।
तो यही एक मसला है, इसको हम ओवरकम कर लेंगे एंड वील बी गुड टू गो। तो अब स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। हमारे पास मेंसुरेशन में सबसे पहले अगर पेपर शेयर की बात करें तो पेपर 1 में इसका शेयर रहता है फॉर अराउंड 5 to 6 मार्क्स एंड दैट इज समथिंग वेरी हेल्दी, वेरी गुड, क्योंकि पेपर 1 में यूजुअली 2 से 3 मार्क्स या मैक्सिमम 4 मार्क्स का कोई चैप्टर अपना शेयर रखता है, लेकिन मेंसुरेशन इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू चैप्टर्स जिनका शेयर 5 to 6 मार्क्स में जाता है। The other chapters which are having this much of share in paper 1 are everyday maths, statistics, and somewhat you could say simultaneous equations or algebra. तो algebra वगैरह जो हैं ये कुछ एक chapters हैं जिनका शेयर 5 से 6 मार्क्स का रहेगा। Now coming to paper 2, तो पेपर 2 में हमारे मेंसुरेशन का चैप्टर जो है इसका शेयर रहता है अराउंड 10 to 12 मार्क्स। Now that is something very good as well, and that add up to like 16 or 18 marks in total. तो 16 से 18 मार्क्स तक ये जाता है और यूजुअली ये चैप्टर लाजमी अपना शेयर 16 से 18 मार्क्स रखेगा और आपका पूरा एक ग्रेड इस चैप्टर के अंदर होता है। लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग एट बी एंड यू आर गुड एट मेंस्ट्रुएशन एज वेल, तो आपका जो बी ग्रेड है वो अपलिफ्ट होकर ए ग्रेड बन जाएगा, बिकॉज यू विल बी सिक्योरिंग straight away 16 to 17 marks from this chapter only. तो ये पूरा ग्रेड आपका अपलिफ्ट कर सकता है मेंसुरेशन। नाउ कमिंग टू द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट, तो मेंसुरेशन में हमने कुछ सर्टेन चीजें फिगर आउट करनी होती हैं, लाइक वी विल बी डीलिंग विद एरियाज, वी विल बी डीलिंग विद पेरीमीटर, सरफेस एरियाज एंड वी विल बी डीलिंग विद वॉल्यूम्स। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझनी है और उनको फिर फिगर आउट भी करना है। So first of all we need to understand the shapes, और आज शेप्स को समझकर और उनसे रेलेवेंट जो क्यूरीज आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझकर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे और फिर डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट द शेप्स, हमारे पास दो टाइप के शेप्स होते हैं। वी हैव 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप्स। 2 डायमेंशनल शेप्स आर एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते ऐसे शेप्स, और इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ ऑन पेपर नजर आएंगे आपको। रियलिटी में सिर्फ 3D शेप्स होते हैं, वी डोंट हैव 2D शेप्स इन रियलिटी। तो 2D शेप्स में आप हर उस शेप को लिख सकते हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिंस योर अर्ली डेज, लाइक whether be it circle, whether be it triangle, rectangle, square or trapezium. So all of them are going to be discussed under this side. So we have circle, rectangle, triangle, square, arc, trapezium, polygons, like all of your polygons, whether be it hexagon, pentagon, decagon, quadrilateral, all of them are 2D shapes. They are not existent in reality and we cannot touch them either. Now coming to the 3D shapes, so the 3D shapes that we will be discussing over here include cone, cylinder, cube, cuboid, sphere, hemisphere, prism, pyramid, and that's it. So these are your shapes जो कि आप लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। And the good thing about this particular section is, ये शायद आपको स्कूल में नहीं बताया गया होगा, लेकिन it is a very good news कि sphere, hemisphere, prism, pyramid and even cone are not to be memorized. इनके formulas आपको ना तो याद करने की जरूरत है और ना ही इनको go through करने की जरूरत है। उसका रीजन ये है कि ये formulas आपको पेपर में given होंगे। Whenever you have
Okay, if any one of you could please confirm if you can see the screen. Okay, can you people see the screen now? ओके परफेक्ट। तो अब हमारे पास जो 3D शेप्स हैं दे आर गोइंग टू बी ऑफ कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, और बाकी जो नीचे फार्मूलाज लिखे हैं, जो नीचे शेप्स लिखे हैं, उनके लाइक फार्मूलाज, उनकी लॉजिक्स याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन स्फीयर से हेमिस्फीयर के फार्मूलाज बनाना आपको पता होना चाहिए। सो वी विल बी गोइंग थ्रू देम एज वेल, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्फीयर से हेमिस्फीयर के फार्मूलाज कैसे जनरेट होंगे। नाउ कमिंग टू द वर्किंग्स ओवर हियर कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेंगे, तो अगर हम 2D शेप्स की बात करें तो 2D शेप्स में एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं एरिया और पेरीमीटर। So these are the two things that you could be assessed on in the 2D shapes. और अच्छी बात यह है कि 2D shapes generally आपको पेपर 1 में मिलेंगे, पेपर 2 में यूजुअली 3D shapes असेस होते हैं, और 3D shapes में एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया। Now the thing to remember over here is कि surface area आपके पास दो टाइप्स का रहेगा। The first one is your curved surface area and the second one is your total surface area. और एक बात और जो आप लोगों ने समझनी है वो ये कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा कर्व्ड बॉडीज में आता है। जब भी आप किसी सर्कुलर या कर्व्ड बॉडी की बात कर रहे होंगे तो आपने उस पर्टिकुलर शेप में या उस पर्टिकुलर बॉडी में कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकना होता है। लाइक द एग्जामिनर कुड आस्क यू अबाउट दैट एज वेल। लेकिन अगर आप रेक्टेंगुलर या स्ट्रेट बॉडीज के अंदर डील कर रहे हैं विच आर इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बट दे आर नॉट हैविंग एनी कर्व्ड साइड, तो वहां पर फिर हम सिर्फ टोटल सरफेस एरिया में डील करते हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ओवर देयर। तो कर्व्ड बॉडीज में वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी, जबकि अपनी स्ट्रेट बॉडीज के अंदर अपने लाइक स्ट्रेट शेप्स में एग्जामिनर आपसे सिर्फ वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके अलावा कुछ और आपसे असेस नहीं किया जाएगा। So these are the basic details of what we are going to study and what we are going to remember and memorize in this particular chapter. और अब इसकी जो डिटेल्स हैं इंशाल्लाह वो हमने नेक्स्ट क्लास में कवर करनी है, होपफुली ऑन ट्यूसडे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बट बिफोर लीविंग आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम यू पीपल इफ ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर विद एवरीथिंग टॉट टुडे, या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। Yes, any one of you having any sort of query, any problem? Okay, perfect. Clear. Yes, sir. ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही है ट्यूसडे को। मेंसुरेशंस को हम होपफुली मोर देन हाफ कवर कर लेंगे ट्यूसडे को। सो सी यू देन इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah.